के दौरान शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लाहौर में तब की गई थी जब उनके परिवार द्वारा उनके ऊपर शादी का दबाव डाला गया था और न केवल ये घोषणा की गई बल्कि शहीद आजम द्वारा इस घोषणा को पूर्ण भी किया गया। तो शहीद आजम की इस अमर घोषणा को इस पावन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मैं आप सबके मध्य समर्पित करते हुए सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम में कन्वीनर मैडम और अपने स्पेशल गेस्ट मैडम को अपना प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैडम द्वारा अभी आपको आज के इस कार्यक्रम की डिजाइन थिंकिंग को एकेडमिकली बहुत विस्तार से बहुत गहराई से बताया गया। मैं उससे इतर समय का सम्मान करते हुए अपनी बात संक्षेप में हाउ टू डिजाइन, हाउ टू थिंक आप सुन चुके हैं, व्हाट टू थिंक इस पे अपनी बात रखूंगा क्योंकि आज का विषय डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन फॉर द हेरिटेज प्रमोशन ऑफ काशी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। सर्वविदित है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी का गौरव है और काशी भारत का गौरव है। आप जानते होंगे भारत की राजधानी दिल्ली है और सरल शब्दों में कहा जाए तो भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, परंतु भारत की कौन सी राजधानी काशी है? भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी है और यह बहुत गौरव का विषय है। इसलिए मेरी बात अपनी सांस्कृतिक राजधानी, भारत की सांस्कृतिक राजधानी भारतीय संस्कृति तक सीमित रहेगी। एक सवाल और मुझे आपसे पूछना यहाँ प्रासंगिक लगता है कि क्या आप बता सकते हैं पिछली 2 शताब्दियों यानी 200 वर्षों के दौरान अपने देश के कितने टुकड़े हुए? सिर्फ संख्या, कुछ अंदाजा? 564 प्रांतों में बटा हुआ था जब आजादी से पहले। अगर देशों की बात करें तो कुछ साथ थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं, 564-63 वो रियासतें थी जब हम आजाद हुए उस टाइम अपने देश में। मेरा सवाल उससे भिन्न है। मेरा सवाल ये है कि पिछले लगभग 200 वर्षों के दौरान अपने देश का कितने देशों में विभाजन हुआ? अंदाजा बता दें। 4 ठीक नहीं है और 3 भी ठीक नहीं है, 7 भी ठीक नहीं है, 10 पे हंसे ना, 10 भी ठीक नहीं है, 10 से भी ऊपर आइए। अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये सवाल मैंने आपको इसलिए पूछा कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 200 वर्षों में अपने देश के कितने टुकड़े हुए, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला विद्यार्थी मेरे विचार से सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, इस प्रकार आपको भारत की संस्कृति का दूत होना चाहिए। आपको यह जानकारी होनी चाहिए हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर कब कब आक्रमण हुआ, कब कब संस्कृति का हनन हुआ, कब कब इस देश के टुकड़े हुए, क्योंकि अपनी जो औपचारिक शिक्षा अभी तक रही है वो ऐसे विशेष बिंदुओं पे केंद्रित नहीं रही। और बहुत सरल शब्दों में मैं कहूं तो अकबर को महान कहने वाली संस्कृति महाराणा प्रताप के बारे में बहुत गौरवपूर्ण टिप्पणी नहीं करती। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह है
कि आप अपने आप को, अपने विश्वविद्यालय को, अपनी काशी को, अपनी संस्कृति को समझें और जानें कि हम कौन हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, वो एक अच्छा विश्वविद्यालय है। आप काशी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, परंतु फिर भी मैं ये टिप्पणी कर सकता हूं कि संस्कृति की दृष्टि से दिल्ली विश्वविद्यालय से ज्यादा बेहतर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। एक तथ्य और मैं आपके बीच में रख दूं, वास्तविक तथ्य। जब मैं उस स्थिति में था जिस स्थिति में आज आप हैं, 12वीं क्लास पास करने के बाद मुझे, आइए मेरे कुछ मित्र आइए, डॉक्टर साहब प्लीज अभिनंदन है, आगे आगे, प्रोफेसर मिश्रा सर आगे आगे, आगे बैठे, बैठिए। हमारे बीच में डॉक्टर देवाजी, प्रोफेसर मिश्रा जी और एक अन्य महापुरुष उनके साथ आए हैं। हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन है ये सभागार एक बार उनके सम्मान में रास्ते में आते हुए सिर्फ फोन पर हुई बातचीत और उस पर हुआ छोटा सा अनुरोध स्वीकार करते हुए आप जैसे महापुरुषों का यह आगमन, ये आपकी सरलता और महानता का परिचायक है। मैं आपको इस मंच से सादर प्रणाम करता हूं। अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा, समय की सीमाएं हैं। तो जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए 12वीं क्लास एक गांव से पास करने के बाद जो देश की अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, उसमें एडमिशन के लिए गया, तो मैं फैक्ट आपके सामने रख दूं, मुझे पहली सूची में एडमिशन मिला। दिल्ली का जो एक कॉलेज है, क्रिश्चियन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे अपनी दृष्टि से माने जाने वाले कॉलेज की पहली सूची में 6ठे स्थान पर अगर गांव के किसी विद्यार्थी को एडमिशन मिले तो वो उसके लिए गौरव की बात होती है। परंतु नहीं, मेरा निर्णय देखिए, मैंने उस कॉलेज को छोड़ दिया और मैं किस कॉलेज में गया? मैं गया पीजीडीए कॉलेज में, पीजीडीए कॉलेज में, जिस कॉलेज की अगर जो एक भौतिक गणना होती है, मानक होती है, उस पर गणना किया जाए तो वो नीचे से उसकी गणना मानी जाएगी। ये मेरा निर्णय था जब मैं 1991 में 12वीं क्लास पास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की स्टेज पर था। तो लोगों की नजर में तो मैं मूर्ख था कि सेंट स्टीफन जैसे कॉलेज की पहले सूची में एडमिशन ना लेके ये पीजीडीए कॉलेज उसमें जाता है जिसकी सीटें खाली रहती। लेकिन मेरा अंतर्मन था, मैंने निर्णय लिया और आज मैं महामना की नगरी में बहुत गौरव से यह कह सकता हूं कि मेरा वो सर्वोत्तम निर्णय था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सबसे उत्तम निर्णय होता है अपने देश के प्रति लिया गया निर्णय, सबसे उत्तम निर्णय होता है अपनी अंतरात्मा से लिया गया निर्णय। क्योंकि मुझे उसी समय यह आभास था कि मुझे वो संस्कृति की तरफ नहीं जाना है जो हमारी मातृभूमि की संस्कृति नहीं है। मुझे उस दिशा में जाना है जिस दिशा में इस देश के युवा को जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के अनुसार जाना चाहिए, महर्षि दयानंद की शिक्षा के अनुसार जाना चाहिए। मैं गया और मैं आज गौरवान्वित होकर यह कह सकता हूं कि न केवल एकेडमिक दृष्टि से दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप करते हुए मैंने बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी सारी डिग्रियां ली, न केवल सिविल सर्विस क्वालिफाई किया, बल्कि जिन भावनाओं से मैं गया था वो भारतीय संस्कृति का बीजारोपण मेरे अंदर हुआ और उसी के कारण आज मैं आपके बीच में।
मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि नौजवान जो निर्णय लेते हैं उससे देश की दिशा तय होती है। इस दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सेवा जो आज के दिन आईएएस है, उस समय आईसीएस इसी का नाम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसमें चयन हुआ। नेताजी को प्रेरणा मिली, मुझे अपने देश के लिए इस सेवा को छोड़ देना चाहिए। सामान्य परंपरा के अनुसार घर वालों द्वारा उनका विरोध हुआ, उनके शुभचिंतकों द्वारा भी उनको ना छोड़ने की सलाह दी गई, परंतु उन्होंने छोड़ दी। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनका निर्णय सही था या गलत? सही। अगर वो निर्णय गलत होता तो आज हमारे बीच में नेताजी पूजे नहीं जाते। महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के द्वारा उनको 1 लाख रुपए महीना, उस समय का 1 लाख पेंशन देने का प्रस्ताव था, उन्होंने वो पेंशन ठुकराई। क्या उनका निर्णय गलत था या सही था? 563 रियासतों को भारत में एक करके भारत की एकता को स्थापित करने वाले सरदार पटेल, जब उनका निधन हुआ तो उनके खाते में सिर्फ 259 रुपए थे। वो भारत के उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे। क्या उनके द्वारा अपना मकान नहीं बनाया जाना, अपने लिए गाड़ी नहीं लिया जाना, अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाया जाना, ये निर्णय उचित था या अनुचित? अगर वो गाड़ी लेते, बंगला बनाते, बैंक बैलेंस जोड़ते, तो क्या हमारे देश को एक कर पाते? तो ये जितनी भी बातें मैं बताना चाह रहा हूं, समय की मर्यादा के अंदर संकेत के रूप में आप ग्रहण करें। महान वो होता है जो देश के लिए अपनी अंतरात्मा से निर्णय लेता है और उसको कार्यान्वित करता है। हमारा देश जो प्राचीन काल में विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, मध्यकाल में कुछ हनन की स्थिति आई, अनेक महापुरुषों के द्वारा देश को दिशा दी गई। उन्हीं में एक थे स्वामी विवेकानंद। मैं उनकी 3 भविष्यवाणियां आपके समक्ष एक संदेश के रूप में रखना चाहता हूं, आप उस पर मनन करिएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1902 में स्वामी जी का निधन हुआ था। अपने निधन से ठीक और सिर्फ 2 वर्ष पूर्व स्वामी जी द्वारा 3 भविष्यवाणियां की गई थी। पहली भविष्यवाणी थी कि सर्वहारा क्रांति आपने पढ़ा होगा, 1917 में रसिया में कार्ल मार्क्स के दर्शन पर आधारित क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति। स्वामी जी ने 1900 में यह भविष्यवाणी की थी कि दुनिया में सबसे पहले सर्वहारा क्रांति रूस में होगी। जबकि आप सब जानते हैं स्वामी जी राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं थे। राजनीतिक पंडित, तत्कालीन राजनीतिक पंडित लगातार ये लिख रहे थे कि सर्वहारा क्रांति सबसे पहले कार्ल मार्क्स के देश में या यूरोप में होगी, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स के दर्शन पर आधारित क्रांति थी। सब राजनीतिक पंडितों द्वारा ये भविष्यवाणियां की जा रही थी और उसके बीच में से स्वामी विवेकानंद जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, आध्यात्मिक संत थे, उनके द्वारा ये भविष्यवाणी की गई। और आने वाले ठीक 17 साल के बाद सभी तत्कालीन राजनीतिक पंडित गलत साबित हुए और स्वामी विवेकानंद की वो पहली भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। दूसरी भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद ने 1900 में दूसरी भविष्यवाणी ये की कि आने वाले 50 वर्षों में भारतवर्ष आजाद हो जाएगा। ठीक 47 साल बाद वो भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई। ये 2 भविष्यवाणियां जो 1900 में तत्कालीन जनमानस था, उनको ये लगता था कि ना पहली भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होनी ना दूसरी होनी, लेकिन हुई। अब मैं तीसरी भविष्यवाणी का बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये कि स्वामी जी ने तीसरी भविष्यवाणी ये की थी
आने वाली 21वीं शताब्दी में भारत प्राचीन काल की तरह उन्हें विश्व गुरु की पदवी पर विराजमान होगा। और ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होने की ओर अग्रसर हो चली है। मेरा सिर्फ इस बारे में ये कहना है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस तीसरी भविष्यवाणी के सत्य सिद्ध होने के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। इसलिए आप हमको सिर्फ एजुकेशन से जो संबंधित हैं, रोजी रोटी तक सीमित ना रह के अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी अंतरात्मा से सही निर्णय लेते हुए जिस दिशा में अपना देश चल पड़ा है उस दिशा में अपना योगदान करना चाहिए। जिस प्रकार हमने भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनते हुए देखा है, जिसे देखने के लिए पिछले 500 सालों में अपनी 25 पीढ़ियां खप गई, वो नहीं देख पाए, लेकिन हम सौभाग्यशाली थे, हम देख पाए। इसी प्रकार हम सौभाग्यशाली हैं, आने वाले निकट भविष्य में हम स्वामी जी की तीसरी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होते हुए देखेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, क्योंकि आप महामना की ज्ञान स्थली पे हैं, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना एक नैतिक दायित्व भी सौंपता है कि आप भारतीय संस्कृति के दूत हैं। इसलिए अपनी इस नैतिक भूमिका का सकुशल निर्वहन करिए। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी की तीसरी भविष्यवाणी के अनुसार अपने देश को विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठापित होते हुए देखते हैं, उसमें अपना योगदान करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मैडम प्रोफेसर मनीषा मोलहत्रा द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर और इतनी पवित्र ज्ञान स्थली पर अपनी बात रखने के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यहाँ पहुँचने में कुछ अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अंत में अपनी ये काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं भारतवर्ष लिखता हूँ, मैं भारतवर्ष लिखता हूँ, मैं श्री राम लिखता हूँ, मैं वेदों की महिमा, मैं गीता का ज्ञान लिखता हूँ, मैं आर्यवर्त की संस्कृति, मैं गंगा यमुना सरस्वती, मैं गौतम और नानक का मानवता को वरदान लिखता हूँ, मैं चाणक्य और विवेकानंद को दुनिया का प्रणाम लिखता हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं आसमान में हिंदुस्तान लिखता हूँ। एक अंतिम बात प्लीज, मेरे द्वारा बहुत मन से प्रशासनिक दायित्वों से अलग रहते हुए 1 साल अपने देश को अपना मन मस्तिष्क समर्पित करते हुए एक पुस्तक लिखी गई थी 10 साल पहले, और मैं सौभाग्यशाली हूँ मेरी ये पुस्तक हरियाणा सरकार द्वारा, क्योंकि मैं हरियाणा का मूल निवासी हूँ, हरियाणा के समस्त राजकीय महाविद्यालयों और राजकीय पुस्तकालयों हेतु 10 साल पहले अनुमोदित कर दी गई थी। ये पुस्तक, इस पुस्तक की एक प्रति आज मैं मैडम मेहरोत्रा को बहुत आदर के साथ भेंट करने आया हूँ। इस पुस्तक में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आदि शंकराचार्य, गुरु श्री नानक देव, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रसाद, महारानी लक्ष्मीबाई, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर केशव हेडगेवार और महात्मा गांधी का चिंतन है। यह पुस्तक मैंने इन भावनाओं से लिखी थी। एक लास्ट बात और बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करना उचित मानता हूँ कि समय है, आप प्लीज बोले। मैडम बस समय की मर्यादा है, मैंने विद्यार्थियों को आते जाते बैठते देखा है, लेकिन उचित रहेगा प्लीज आपकी बात का भी पालन करूंगा कि जिस स्टेज में आप हैं मैं भी उस स्टेज में था, और उस स्टेज में प्रतिभा होती है
प्रतिस्पर्धा होती है और होनी भी चाहिए कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, मुझे आगे जाके अपना कैरियर बनाना है। मैं भी उसी दशा में था। उस कैरियर बनने के बाद फिर हमारा पारिवारिक जीवन होता है। पहले एजुकेशन, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे। ये जीवन की सामान्य धारा है। मैं भी उसी धारा का व्यक्ति रहा हूं। परंतु इन धाराओं के बाद मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि इस देश में, इस समाज को मेरा मौलिक योगदान क्या हो सकता है। क्योंकि प्रकृति हर व्यक्ति को उसकी कुल मूल प्रतिभा देती है। जैसे सचिन तेंदुलकर, आप जानते हैं, वो भारत रत्न हुए क्रिकेट के माध्यम से। दुनिया में उनका जोड़ नहीं, परंतु एक तथ्य यह भी है कि वो 11वीं कक्षा में फेल हुए। यानी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रकृति तय करती है कि वो किस दिशा में जाएंगे, वो किस दिशा में जाएंगे। तो जब इन चारों चरणों से निकल के शिक्षा, नौकरी, शादी, बच्चे, मैंने अपना मूल्यांकन किया तो कि मुझे इस समाज को मूलभूत क्या देना है। आपके लिए बहुत प्रासंगिक बात है। मैं प्रभावित हुआ एक महान पुरुष से, अपने जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचार्य जी। उनकी एक बात ने मेरे मन मस्तिष्क पे बहुत असर किया। उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि आप बताइए, आपका इस देश को सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। जैसे मैं आया, मैडम ने मेरा परिचय कराया, ज्वाइंट कमिश्नर। अक्सर ये सामान्य धारा है, हम लोगों को पदों से जानते हैं। तो उस इंटरव्यू लेने वाले की कल्पना ये रही थी कि ये बताएंगे कि मैं इस देश का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहा, अंग्रेजों के शासन के बाद मैंने देश को ये दिशा देने का प्रयास किया। लेकिन नहीं, उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि मेरा इस देश को योगदान है, मेरी वो 2 पुस्तकें जो मैंने बहुत चिंतन, अध्ययन, मनन के बाद इस भारतीय समाज को समर्पित की हैं। वो 2 पुस्तकें राजा जी द्वारा लिखी गई हैं। एक रामायण की व्याख्या, एक महाभारत की व्याख्या। जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी समाज को अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान, अपना गवर्नर जनरल का पद ना बता के 2 पुस्तकें बताता है, तो मेरे मस्तिष्क पर यह असर हुआ कि उस दिशा में कहां जाए, कितना जाए, वो तो समय बताएगा। लेकिन पुस्तक को देने में मैं समर्थ इसलिए हूं कि मां सरस्वती की कृपा से मैं गांव का विद्यार्थी, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, दिल्ली विश्वविद्यालय में आता हूं और विश्वविद्यालय टॉप करता हूं और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रिसर्च करता हूं। यूजीसी मुझे दोनों भाषा, जेआरएफ, एसआरएफ दोनों देती है। तो इसका मतलब समाज का मुझ पर ये ऋण है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति का, अपने देश का और अपने उन राष्ट्र नायकों का चिंतन एक संक्षिप्त ऐसी भाषा पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करूं। क्योंकि मोटे ग्रंथ बहुत अलमारी में बंद होते हैं, पढ़े नहीं जाते। 20 महापुरुषों को मैंने लिया, उन पे 20 पृष्ठ लिखे, उनके जीवन का वो सारांश उस सरल भाषा में, उस रोचक टिप्पणी के साथ, उन सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि एक बार पाठक पढ़ने लगे तो चैप्टर पूरा होने से पहले उस पुस्तक को छोड़ ना पाए। और मैंने ये माना यही मेरा अपनी मातृभूमि के प्रति एक ऋण उतारने का अच्छा प्रयास होगा। मैं विभाग से, सरकार से, कार्यालय से दूर गया, सारी दुनिया से दूर 1 साल मैंने काम किया और उसके बाद मैंने 10 साल में इस पुस्तक को कभी विक्रय नहीं किया। बहुत मेरे पास प्रस्ताव आए, 400 कॉपियां, 200 कॉपियां भेज दीजिए, हम पैसा डाल देते। मैंने कहा नहीं, पुस्तक ये बेचने के लिए नहीं है। ये जो भी मेरी नजर में मातृभूमि को समर्पित व्यक्तित्व होगा उसको अपने हाथों से भेंट करता चलूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो ऐसी पुस्तक मैं आज देखते हुए आनंद रहेगा। मैडम इधर आ जाए। जी बीच में आइए सर। मैं पहले आपका सम्मान करूं, उसके बाद आप, ये मेरा सौभाग्य